हेलो दोस्तों, आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार 7 अप्रैल 2025 को जो संशोधित पाठ्यक्रम जारी किया गया था, उस पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 20 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 21 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 120 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, पद 53,749 है। बहुत बड़ी परीक्षा है, इसलिए जी जान आपको दोस्तों इसमें लगानी है। और अगर आपने पिछले 20 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 21। देखिए, ये संशोधित पाठ्यक्रम है। 120 प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाएंगे। 15 प्रश्न मैथ के, 15 प्रश्न इंग्लिश के, 20 प्रश्न हिंदी व्याकरण के और 70 प्रश्न है वो जीके के। और इन 70 प्रश्नों में दोस्तों ये डिवाइडेशन है, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग प्रश्न है वो संख्या वाइज पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले अपन भाग फर्स्ट पढ़ेंगे, यानी कि भाग 1 पढ़ेंगे और इसके अंदर राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न है वो पढ़ने वाले हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि भूगोल के अंदर आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कंप्यूटर के अंदर कितने हो रहे हैं, हिंदी के अंदर कितने हो रहे हैं, इंग्लिश के अंदर कितने हो रहे हैं। ठीक है, राजस्थान पॉलिटी के अंदर कितने हो रहे हैं, भारतीय संविधान में कितने हो रहे हैं, करंट में कितने हो रहे हैं, ये सारी चीजें आपको दोस्तों कवर करते हुए चलना है। देखिए पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से पूर्वी मैदानी प्रदेश का संबंध किससे है? पूर्वी मैदानी प्रदेश का संबंध है किससे है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गंगा के मैदान से। गंगा के मैदान से इसका संबंध है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पूर्वी मैदानी प्रदेश की जो उत्पत्ति है वो गंगा और यमुना द्वारा लाई गई मिट्टी के जमाव से हुई है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पूर्वी मैदानी भाग को 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक बनास बाणगंगा बेसिन, नंबर 2 चंबल बेसिन, नंबर 3 माही बेसिन। ये आपको इसमें विशेष तौर पर याद रखना है। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों इसमें देखिए एक तरफ मंडी है, दूसरी तरफ क्षेत्र है। बताइए, लाल मिर्च की मंडी है कहां पर है? तो दोस्तों जोधपुर में है। कहां पर है? जोधपुर में। मथानिया जोधपुर। किन्नू की मंडी कहां पर है? दोस्तों आप सभी को पता होगा किन्नू की मंडी है वो अलवर में नहीं, कहां पर है? गंगानगर में है दोस्तों ये। ठीक है, गंगानगर में सर्वाधिक किन्नू का उत्पादन होता है, तो मंडी भी कहां पर है? गंगानगर में। अलवर में तो दोस्तों प्याज मंडी है। अलवर में तो क्या है? प्याज मंडी है। ठीक है, ये सब गोल मंडी कहाँ है? तो दोस्तों ये भीनमाल में है, बिल्कुल सही है। लहसुन की मंडी कहाँ पर है? तो दोस्तों ये 12 में, बिल्कुल सही है। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, क्योंकि ये गलत युग्म है। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में अभ्यारण्य है और सूची सेकंड में जिला है। देखिए यहाँ पे वन विहार अभ्यारण्य है वो कहां पर है? दोस्तों वन विहार अभ्यारण्य नाम तो सुना ही होगा दोस्तों आपने। ये वन विहार अभ्यारण्य है ये दोस्तों धौलपुर में है। कहां पर है? धौलपुर में। सीता माता अभ्यारण्य, दोस्तों सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में है। कहां पर है? प्रतापगढ़ में। जमवारामगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है? तो दोस्तों ये जयपुर में है। और जवाहर सागर अभ्यारण्य कहां पर है? तो ये कोटा में है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 1 2 3। 4 1 2 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, यानी कि सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है, मरु विकास कार्यक्रम। मरु विकास कार्यक्रम में केंद्र व राज्य की साझेदारी कितनी है? मरु विकास कार्यक्रम में केंद्र व राज्य की साझेदारी कितनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों साझेदारी है 25 अनुपात 75, यानी कि 25% है वो राजस्थान सरकार का है और 75% है वो दोस्तों केंद्र सरकार का योगदान है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये मरु विकास क्षेत्रीय कार्यक्रम है, ये दोस्तों 1977-78 में ये प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही।
आगे देखिए, रिडकोर का पूरा नाम क्या है? रिडकोर का पूरा नाम क्या है दोस्तों? ये एक कंपनी है, ठीक है, और इसका पूरा नाम है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान, ये रिडकोर की फुल फॉर्म है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस कंपनी की जो स्थापना है वो अक्टूबर 2004 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। 6 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राज्य के किस भाग में एंटीसोल मृदा पाई जाती है? एंटीसोल मृदा किस भाग में पाई जाती है दोस्तों? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, एंटीसोल्स मृदा है ये दोस्तों, ये पश्चिम भाग में पाई जाती है, राजस्थान के पश्चिम भाग में पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसका ये जो मिट्टी है, इसका रंग है वो दोस्तों हल्का पीला और भूरा होता है। 3 नंबर का यानी कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 7 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, बनास नदी पर स्थित 3 त्रिवेणी संगमों में से एक असंगत बताइए। देखिए, यहाँ पर अपने को बताना है। देखिए, बनास नदी पर 3 त्रिवेणी संगम बने हुए हैं, ठीक है। अब उसमें से एक असंगत है, वो अपने को बताना है। देखिए, एक त्रिवेणी संगम तो है बनास बेडच कोठारी। कोठारी दोस्तों इसमें नहीं है, कोठारी गलत हो जाएगा। एक त्रिवेणी संगम दोस्तों चंबल बनास सीप का है, एक है बनास डाई और खारी का, और एक है बनास बेडच और मेनाल का। यानी कि 3 त्रिवेणी संगम बनते हैं दोस्तों, किस पर है? तो बनास नदी पर, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। एक त्रिवेणी संगम सोममाई जाखम का है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में बांध है और सूची सेकंड में नदी है। अपने को बताना है कि कौन सा बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, बंद बारेठा बांध, बंद बारेठा बांध बांध दोस्तों, ये कहां पर है? कौन सी नदी पर है दोस्तों? जो ये बंद बारेठा बांध है, ये भरतपुर की बयाना तहसील में है। कहां पर है? भरतपुर की बयाना तहसील में, ठीक है। और ये दोस्तों कुकुंद नदी पर बना हुआ है दोस्तों। ये कहां पर है? कुकुंद नदी पर। इसरदा बांध दोस्तों, ये इसरदा बांध है, ये कहां पर है? तो दोस्तों ये टोंक और सवाई माधोपुर जिले में है दोस्तों, ये बीच में स्थित है ये, और ये बनास नदी पर है, ठीक है, इसरदा बांध। तो यहाँ पर इसमें बी का हो जाएगा 3 नंबर। और मेजा बांध है, ये कोठारी नदी पर है, भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में ये कोठारी नदी पर है मेजा बांध। और बांकली बांध है ये दोस्तों सूकली नदी पर है, सुकड़ी नदी पर है ये बांकली बांध, जालोर में। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 4-3-1-2, 4-3-1-2 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। यानी कि अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 2 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, राजस्थान में छप्पन का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है? राजस्थान में छप्पन का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये छप्पन का जो मैदान है ये दोस्तों माही नदी बेसिन में स्थित है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 56 गांवों के समूह के कारण दोस्तों ये 56 का मैदान नाम पड़ा है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही। 10 नंबर का प्रश्न है, राज्य की यानी कि राजस्थान की प्रथम निजी क्षेत्र की लिग्नाइट आधारित परियोजना कौन सी है? राजस्थान की प्रथम निजी क्षेत्र की लिग्नाइट आधारित परियोजना कौन सी है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें कौन सी है बताइए? तो वो है गुडा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, गुडा थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। कहां पर स्थित है? बीकानेर में, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है, 2001 से 2011 के दशक में राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम थी? बताइए, किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम थी? तो दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, सबसे ज्यादा तो थी बाड़मेर की, कितनी? 32.5, ठीक है। और सबसे कम थी दोस्तों गंगानगर की 10%। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 47 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में किस शहर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है? ग्रेनाइट सिटी के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? जालोर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए, राजस्थान में चौथी बाघ परियोजना के रूप में किसे मान्यता दी गई है? राजस्थान में चौथी बाघ परियोजना के रूप में किसे मान्यता दी गई है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों किसे? दोस्तों रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य को, रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य को दोस्तों चौथी बाघ परियोजना के रूप में मान्यता दी गई है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, कहां पर है दोस्तों? ये बूंदी में। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, फ्लोरिकल्चर, फूलों की कृषि को फ्लोरिकल्चर कहते हैं, बिल्कुल सही है। एपी कल्चर बोलते हैं दोस्तों, मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर बोलते हैं। विटीकल्चर, समुद्री जीवों का उत्पादन, ये इसमें गलत दे रखा है। विटीकल्चर बोलते हैं दोस्तों अंगूर उत्पादन को, ठीक है, अंगूर उत्पादन को विटीकल्चर बोलते हैं। यहाँ पे पीसी कल्चर है, ये मछली की पालन की क्रिया को बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है? सी नंबर का, तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, रॉक फॉस्फेट सर्वाधिक किस खान से निकाला जाता है? रॉक फॉस्फेट सर्वाधिक किस खान से निकाला जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है झामर कोटड़ा खान से निकाला जाता है। कहां से? झामर कोटड़ा खान से निकाला जाता है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा राजस्थान के दो जिलों से होकर गुजरती है, एक डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डूंगरपुर बांसवाड़ा से। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है। दोस्तों असुमेलित युग्म कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, एक तरफ परियोजना है, दूसरी तरफ जिले दे रखे हैं, कौन सा एक गलत है वो बताना है। जाखम परियोजना कहां पर है? प्रतापगढ़ में है, बिल्कुल सही बात है। भीखाबाई सागवाड़ा परियोजना कहां पर है? तो दोस्तों डूंगरपुर में है, बिल्कुल सही है। नंद संबंध परियोजना है, ये राजसमंद में है, ये भी बिल्कुल सही है। भीम सागर परियोजना कोटा, ये गलत हो जाएगा। भीम सागर परियोजना है, ये कहां पर है? तो ये झालावाड़ जिले में परवन नदी पर है, झालावाड़ जिले में परवन नदी पर। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए मुकुंदरा पहाड़ियां स्थित है, मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मुकुंदरा की पहाड़ियां है, राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में स्थित है ये, ठीक है, हाड़ौती के क्षेत्र में। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट आगे देखिए, सोम कमला अंबा परियोजना किस जिले में स्थित है? सोम कमला अंबा जो सिंचाई परियोजना है ये दोस्तों कौन से जिले में स्थित है? दोस्तों ये डूंगरपुर जिले में स्थित है। कहां पर है? डूंगरपुर जिले में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? राणा प्रताप सागर बांध है, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, राणा प्रताप सागर बांध है, ये चंबल नदी पर स्थित है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, भाग 2 के अंदर राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति के 20 प्रश्न पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये पंडित झाबरमल शर्मा को कहा जाता है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, किसने करवाया था बताइए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमीर देव चौहान ने। हमीर देव चौहान ने अपने पिता जेत्र सिंह के 32 वर्ष के शासनकाल के उपलक्ष्य में दोस्तों 32 खंभों की छतरी का निर्माण है वो करवाया था। किसने? हमीर देव ने। किसकी याद में? अपने पिता जेत्र सिंह की याद में, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे राय बहादुर हरविलास शारदा राजस्थान के किस जिले के निवासी थे? राय बहादुर हरविलास शारदा राजस्थान के किस जिले के निवासी थे? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये निवासी थे दोस्तों कहाँ के? तो ये अजमेर के निवासी थे दोस्तों। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इन्हीं के प्रयासों से भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम यानी कि शारदा एक्ट है वो पारित हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट 24 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, प्राचीन नगर जो महाभारत एवं महाभाष्य दोनों ग्रंथों में उल्लेखित है। प्राचीन नगर जो महाभारत एवं महाभाष्य दोनों ग्रंथों में उल्लेखित है, दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा?
प्राचीन नगर जो महाभारत एवं महाभाष्य दोनों ग्रंथों में उल्लेखित है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, बताइए। तो वो है माध्यमिका नगरी। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ में है ये माध्यमिका, और ये सीवी जनपद की राजधानी थी दोस्तों। सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, आवल बावल की संधि निम्नलिखित में से किस किस के मध्य हुई थी। आवल बावल की संधि किस किस के मध्य हुई थी दोस्तों, ये राणा कुंभा और राव जोधा के मध्य दोस्तों ये संधि हुई थी। राणा कुंभा और जोधा के मध्य दोस्तों ये संधि हुई थी, और मध्यस्थता किसने की थी, हंसाबाई ने मध्यस्थता की थी। कब हुई थी दोस्तों, 1453 ईस्वी में ये संधि हुई थी, जिसमें मेवाड़ और मारवाड़ की सीमाओं का निर्धारण हुआ था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, करौली के यादव शाखा का मूल पुरुष संस्थापक कौन था। करौली के यादव शाखा का मूल पुरुष या संस्थापक कौन था दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। करौली के यादव वंश की स्थापना है वो विजयपाल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, विजयपाल के द्वारा। कब की गई थी, 1040 ईस्वी में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, राठौड़ राजवंश का राठौड़ राजवंश में प्रथम पितृहंता कौन था। प्रथम पितृहंता कौन था दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा राव मालदेव। राव मालदेव को प्रथम पितृहंता कहा जाता है राठौड़ वंश का। दोस्तों इन्होंने अपने पिता की हत्या की थी, यानी कि राव गंगा की हत्या की थी। राव गंगा है वो राव मालदेव के पिता थे, और दोस्तों राव गंगा है वो एक दिन खिड़की में बैठे थे और मालदेव ने उन्हें धक्का देकर गिरा दिया था और इनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आमेर शासक भारमल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आमेर के शासक भारमल के संबंध में दोस्तों कौन सा कथन सत्य है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप दोस्तों इसको कह सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए भारमल ने अलवर में भानगढ़ दुर्ग का निर्माण प्रारंभ करवाया था। भानगढ़ दुर्ग का निर्माण प्रारंभ करवाया था किसने दोस्तों, भारमल ने। तो ये कथन है वो दोस्तों क्या है, बिल्कुल सही बात है। हरकाबाई भारमल की पुत्री थी। हरकाबाई है वो भारमल की पुत्री थी दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है इसमें, ठीक है। और तीसरा देखिए, इसमें अकबर ने भारमल को 7,000 की मनसब प्रदान की। 7,000 की मनसब नहीं दोस्तों, कितने की, 5,000 की मनसब है वो प्रदान की थी। किसको, अकबर ने भारमल को। तो यानी कि अपना तीसरा नंबर का कथन है वो दोस्तों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए और बी कथन तो क्या है इसमें सत्य है, सी नंबर का इसमें गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कूट का अपने को क्या करना है, चयन करना है। सही कूट का अपने को क्या करना है, चयन करना है। देखिए कथन ए और कथन बी दे रखा है। कथन ए में देखिए, गोविंद गिरी ने 1883 ईस्वी में भगत पंथ की स्थापना की। गोविंद गिरी ने 1883 ईस्वी में भगत पंथ की स्थापना की। ये जो यहाँ पर कथन दे रखा है दोस्तों, ठीक है, ये जो कथन दे रखा है ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना की थी। किसने की थी, संप सभा की स्थापना की थी। संप सभा की स्थापना किसने की, गोविंद गिरी ने। कब, 1883 में। यहाँ पे भगत पंथ है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए गोविंद गिरी ने 1911 में संप सभा की स्थापना की, तो दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। मैंने आपको बताया दोस्तों, देखिए ये संप सभा की जो स्थापना है वो गोविंद गिरी ने कब की थी, 1883 में। तो ये तो गलत हो जाएगा, 1911 ये गलत दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसमें सन है वो गलत दे रखा है, इसमें सन है वो गलत दे रखा है। देखिए 1883 में तो संप सभा की स्थापना की थी और 1911 में भगत पंथ की स्थापना की गई थी। उल्टा दे रखा है दोस्तों इसमें, इसलिए ये दोनों गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी सत्य कथन नहीं है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 30 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से असंगत को छांटिए। निम्नलिखित में से असंगत को अपने को क्या करना है,
छांटना है कि कौन सा इसमें असंगत है। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु सर्वप्रथम प्रताप समाचार पत्र का सहारा लिया, बिल्कुल सही है, और ये कानपुर से प्रकाशित होता था। ठीक है, गणेश शंकर विद्यार्थी इस समाचार पत्र के संपादक थे। तो यहाँ पे अपना पहला कथन तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, प्रताप समाचार पत्र गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा महाराष्ट्र से प्रकाशित होता था, गलत हो जाएगा। ये कथन दोस्तों गलत हो जाएगा। मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले ही कि गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा ये कानपुर से प्रकाशित किया जाता था, प्रताप नामक समाचार पत्र, और इसी प्रताप नामक समाचार पत्र के माध्यम से पूरे देश में दोस्तों ये चर्चा का विषय बना था बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन 44 वर्षों तक के चलने वाला भारत का सबसे बड़ा किसान आंदोलन था। 1897 में ये प्रारंभ हुआ था और 1941 तक ये चला था। ठीक है, यहाँ पर बी नंबर का कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। बाकी देखिए, इसमें वर्ष 1919 में पथिक जी ने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा महाराष्ट्र में की, बिल्कुल सही है। वर्धा महाराष्ट्र से पथिक जी ने राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किया, ये भी बिल्कुल सही बात है। अब इसमें अपने को असंगत बताना था, बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे महाराष्ट्र की जगह कानपुर आना चाहिए था। 31 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है। दोस्तों असुमेलित युग्म क्या है दोस्तों, ब्यालू। ब्यालू किसको बोलते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में शाम का भोजन है उसको बोलते हैं ब्यालू, बिल्कुल सही है। यहाँ पर कलेवा, कलेवा देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में दोपहर के भोजन को कलेवा बोलते हैं, गलत हो जाएगा ये। दोस्तों सुबह का जो भोजन होता है, ठीक है, जो शाम का भोजन बचा हुआ होता है और उसको सुबह खाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं कलेवा। यहाँ पे दोपहर का भोजन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, और दोपहर का भोजन को तो बोलते हैं भाता, ये भी याद रखना है। भाता ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में ले जाने वाला दोपहर का भोजन है वो भाता कहलाता है, बिल्कुल सही बात है। अब इसमें असुमेलित युग्म कौन सा हुआ, यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 32 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म में सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये पूछा है। देखिए कछाबू, कछाबू किसको बोलते हैं, आदिवासी महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला तंग घाघरा है उसको कछाबू बोलते हैं। ठीक है, लंगोटा किसको बोलते हैं, आदिवासी महिलाओं का कमर के ऊपर का वस्त्र है उसको लंगोटा बोलते हैं। खपटा, खपटा किसे बोलते हैं, तो दोस्तों शहरी जनजाति के पुरुषों द्वारा पहना गया साफा या पगड़ी उसको खपटा बोलते हैं, बिल्कुल सही है। देपाड़ा, आदिवासी महिलाओं का घाघरा, ये कथन गलत हो जाएगा। दोस्तों देपाड़ा है ये एक तंग धोती होती है, आदिवासी पुरुषों द्वारा पहनी गई तंग धोती को देपाड़ा कहते हैं। यहाँ पर ये कथन है वो गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। 33 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार जन्म से पूर्व नहीं किया जाता है। कौन सा संस्कार जन्म से पूर्व नहीं किया जाता, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों गर्भाधान किया जाता है, पुंसवन किया जाता है, सीमंतोनयन किया जाता है, निष्क्रमण, निष्क्रमण है वो नहीं किया जाता। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, निष्क्रमण है ये दोस्तों जन्म के चौथे माह में बालक को पहली बार घर से निकालकर सूर्य और चंद्रमा के दर्शन है वो कराए जाते हैं। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से। अग्नि नृत्य दोस्तों, अग्नि नृत्य ये कतरियासर बीकानेर में किया जाता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जसनाती संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय की आराधना में, सॉरी जसनाथ जी की आराधना में ये नृत्य किया जाता है, जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा। ठीक है, कहाँ पर, कतरियासर बीकानेर में। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। 35 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां मंदिर मस्जिद एवं गिरजाघर तीनों स्थित है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां मंदिर मस्जिद एवं गिरजाघर तीनों स्थित हैं, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां मंदिर मस्जिद एवं गिरजाघर तीनों स्थित हैं, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये है रणथंभौर दुर्ग में। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट आगे देखिए 36 नंबर का प्रश्न, शेखावाटी की स्वर्ण नगरी के नाम से प्रसिद्ध है।
शेखावाटी की स्वर्ण नगरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है नवलगढ़। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, नवलगढ़। 37 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर देखिए फूलडोल का मेला है वो कहाँ पड़ता है? फूलडोल का मेला है वो कहाँ पर पड़ता है? तो दोस्तों ये शाहपुरा में पड़ता है फूलडोल का मेला, ठीक है। अन्नकूट का जो मेला है ये दोस्तों कहाँ पड़ता है? अन्नकूट का मेला नाथद्वारा राजसमंद में पड़ता है, नाथद्वारा राजसमंद में पड़ता है अन्नकूट का मेला। महावीर जी का जो मेला है वो कहाँ पर पड़ता है? तो दोस्तों ये करौली में पड़ता है महावीर जी का मेला। और चंद्र प्रभु का जो मेला है ये दोस्तों तिजारा अलवर में पड़ता है। कहाँ पर? तिजारा अलवर में। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर क्या हो जाएगा वो है 4-3-2-1। 4-3-2-1 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 4-3-2-1 यानी कि डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, तुर्रा कलंगी लोकनाट्य में तुर्रा प्रतीक है। तुर्रा कलंगी लोकनाट्य में तुर्रा प्रतीक है। तुर्रा किसका प्रतीक है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तुर्रा है, ये प्रतीक है दोस्तों किसका? दोस्तों ये तुर्रा है वो शिव को कहते हैं। किसको? शिव को। और दोस्तों कलंगी पार्वती को। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तुरंग तुरा कलंगी होता है ना लोकनाट्य, इसमें तुर्रा है वो शिव का प्रतीक है और कलंगी है वो पार्वती का। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थान की किस बोली को भीली बोली कहा है? बताइए भीली बोली किसे कहा है? तो दोस्तों वागड़ी बोली को भीली बोली कहा है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वागड़ क्षेत्र कौन कौन सा है? डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषा है उसको वागड़ी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। 40 नंबर का प्रश्न है, डीग के जलमहलों का निर्माण किसने करवाया था? डीग के जलमहलों का निर्माण है वो किसने करवाया था? तो दोस्तों महाराजा सूरजमल ने करवाया था दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों अपन भाग 3 के अंदर भारतीय संविधान के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि दोस्तों कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है, ठीक है। यहाँ पर 2 कथन दे रखे हैं, अपने को बताना है कौन सा कथन सत्य है। देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि द्वारा निर्धारित किया जाता है, ये कथन है वो दोस्तों गलत हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बताऊं संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, न कि भारत की संचित निधि द्वारा निर्धारित किया जाता है, ठीक है। तो ये कथन है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे देखिए, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रमुख होता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें बी नंबर का कथन है वो क्या है? सत्य है। तो यहाँ पर केवल बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के द्वारा किया गया? संविधान सभा का निर्माण किस योजना के द्वारा किया गया? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कैबिनेट मिशन। आप सभी को पता है कि मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, ठीक है। और कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही संविधान सभा का है वो गठन किया गया था। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो दोस्तों मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो दोस्तों कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें राज्यपाल। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे राज्य मंत्री परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों राज्य मंत्री परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है। कौन सा कथन इसमें सत्य है वो अपने को बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 कथन दे रखे हैं, कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है। देखिए, विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य रहे बिना कोई भी व्यक्ति अधिकतम 3 माह तक मुख्यमंत्री के पद पर बना रह सकता है। 3 माह नहीं, 6 माह तक मुख्यमंत्री पद पर बना रह सकता है और 6 महीने के अंदर अंदर दोस्तों उसे विधानमंडल का सदस्य होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला कथन है वो गलत हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे
बी नंबर का ऑप्शन है, यदि कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक है राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो अवधि समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि गंगानगर में भी ऐसा ही हुआ था दोस्तों। ठीक है, मंत्री बना दिया गया था और फिर चुनाव हुआ तो दोस्तों चुनाव नहीं जीत पाया तो उनको हटा दिया गया। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल बी नंबर का कथन है वो क्या है, इसमें सत्य है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अब अपन राजस्थान पॉलिटी के 5 प्रश्न है वो पढ़ने वाले हैं भाग 4 के अंदर। देखिए, निम्नलिखित में से संविधान मंडल का अंग है, संविधान मंडल का अंग कौन सा है दोस्तों? संविधान मंडल का अंग है वो कौन सा है? यहाँ पर देखिए, विधानसभा है, ये संविधान मंडल का अंग है। विधानसभा है, ये संविधान मंडल का क्या है, अंग है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है ये। ठीक है, देखिए मैं आपको बताऊं, संविधान के अनुच्छेद 168 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल के साधारणतः 3 अंग है, जिसमें विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। ठीक है, यहाँ पे सिवा देखिए क्या पूछा गया है कि संविधान मंडल के अंग, तो दोस्तों तीनों ही है, विधानसभा नहीं, विधान परिषद भी है और राज्यपाल भी है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, तीनों ही सही है दोस्तों, उपरोक्त सभी। आगे देखिए, 47 नंबर का प्रश्न है, जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह, जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह बताइए, तो वह उच्च न्यायालय के अधीन अन्य न्यायाधीशों में से किसी भी रिट अधिकारिता के अधीन होता है। यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 48 नंबर प्रश्न है, वार्ड सभा की गणपूर्ति होती है, वार्ड सभा की गणपूर्ति होती है वही 10%। ठीक है, यानी कि 1/10। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, यानी कि कुल सदस्य संख्या का 10%। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है, किसमें? महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान किसमें है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पंचायती राज संस्थाओं में। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है कि कौन सा कथन है वो दोस्तों इसमें सत्य है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं बात कर रहा हूं राज्यपाल की। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे, और अपने को साथ ही दोस्तों कोर्ट भाषा में भी उत्तर देना है कि कौन सा कथन सही है। देखिए, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया है कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। बिल्कुल सही बात है। सामान्यतः राष्ट्रपति उस व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है जिसे केंद्र सरकार के द्वारा नामांकित किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तीसरा देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति की विवेकाधिकार शक्ति है। तो दोस्तों ये विवेकाधिकार शक्ति के अंतर्गत नहीं आता दोस्तों ये चीजें। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी कथन है वो दोस्तों सत्य है। उपयुक्त कथनों में से सत्य कथन कौन सा है, ए और बी। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अब अपन भाग 5 में सामान्य विज्ञान के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। ठीक है, जनरल साइंस के। दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। और क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें। रोजाना आपको सुबह 8 बजे दोस्तों एक मॉडल पेपर है वो देखने को मिलेगा, और रोजाना आपको एक मॉडल पेपर का टेस्ट है वो अवश्य देना है। अगर आप पीछे है तो दोस्तों 3 या 4 मॉडल पेपर का टेस्ट देकर रोजाना आप हमारे साथ में चल सकते हैं। ठीक है, और साथ ही दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के लिए ऑब्जेक्टिव क्लास है वो प्रारंभ कर दी गई है सब्जेक्ट वाइज। तो आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको अलग अलग फोल्डर देखने को मिल जाएंगे, तो आप वहां जाकर वो क्लासें भी जरूर देखें, उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और एक बार सभी के सभी मित्र है वो मॉडल पेपर को लाइक जरूर करें। देखिए यहाँ पे 51 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, बताइए कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। यहाँ पर देखिए, दूध से दही बनना, कागज का जलना, कागज का गलना सड़ना, ये जो तीनों है। ठीक है, कागज का
जलना, कागज का गलना सड़ना, ये तीनों रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन यहाँ पर जो कागज का गीला होना है, कागज का गीला होना है, ये दोस्तों भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, क्या है? क्योंकि दोस्तों इसमें कागज का गीला होने में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। ठीक है, इसमें उसकी भौतिक अवस्था ही बदलती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप में धातु व अधातु दोनों के समान कार्य करता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप से या रासायनिक रूप में धातु व अधातु दोनों के समान कार्य करता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पे बोरॉन। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बोरॉन। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 53 नंबर प्रश्न है, जब एक नींबू को पानी से भरे कांच के गिलास में रखा जाता है तो वह अपने वास्तविक साइज से बड़ा प्रतीत होता है। यह निम्न में से किस घटना के कारण होता है? जब एक नींबू को पानी से भरे कांच के गिलास में रखा जाता है तो वह अपने वास्तविक साइज से बड़ा प्रतीत होता है। यह निम्न में से किस घटना के कारण होता है? यह निम्न में से किस घटना के कारण होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होता है किस घटना के कारण? तो ये प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन में, क्योंकि दोस्तों नींबू है वो पानी में बड़ा दिखता है। ठीक है, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता? कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता? तो दोस्तों देखिए, एमिलेज होता है, ट्रिप्सिन होता है, लाइपेज होता है, लेकिन रेनिन नहीं होता। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। रेनिन है ये आमाशय द्वारा स्रावित होता है, अग्नाशय द्वारा नहीं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 55 नंबर प्रश्न है, मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का औसत जीवन काल 120 दिन होता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 120 दिन। नेक्स्ट है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपन कंप्यूटर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए, भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं। भारत में सुपर कंप्यूटर के जो जनक हैं वो माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा वो है डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर। डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर, इनको दोस्तों सुपर कंप्यूटर का जनक है वो माना जाता है। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 57 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, प्रकाशीय स्रोत द्वारा कागज पर लिखे गए अक्षर को पढ़ने की तकनीक क्या कहलाती है? प्रकाशीय स्रोत द्वारा कागज पर लिखे अक्षर को पढ़ने की तकनीक क्या कहलाती है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको बोलते हैं ओसीआर यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, ऐसा मॉनिटर जो आरजीबी विकिरणों के संयोजन के रूप में आउटपुट को प्रदर्शित करता है वह मॉनिटर कहलाता है। ऐसा मॉनिटर जो आरजीबी विकिरणों के संयोजन के रूप में आउटपुट को प्रदर्शित करता है वह मॉनिटर कहलाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कलर मॉनिटर। कलर मॉनिटर, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ईमेल की सुविधा प्रदान करने वाला प्रोटोकॉल है। ईमेल की सुविधा प्रदान करने वाला प्रोटोकॉल है तो वो कौन सा है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों एसएमटीपी। एसएमटीपी यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। कौन सा कथन सत्य है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक केबी बराबर 10,000 बाइट्स होगा, बिल्कुल सही है। सॉरी गलत हो जाएगा, 1 केबी बराबर 10,000 बाइट्स नहीं होता दोस्तों। एक केबी यानी कि 1 किलोबाइट है बराबर दोस्तों यहाँ पर 10,000 बाइट्स, ये गलत दे रखा है। ठीक है, 8 बिट होता है दोस्तों, 1 बाइट बराबर 8 बिट। ठीक है, यानी कि 8 बिट बराबर 1 बाइट, और यहाँ पे 1024 आएगा दोस्तों। इसमें 1024 बाइट्स बराबर 1 केबी। ठीक है, और 1 एमबी बराबर 100 किलोबाइट्स। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा दोस्तों। 1 एमबी बराबर
दोस्तों 1024 किलोबाइट्स होगा, 1024 किलोबाइट्स होगा, ठीक है। और 1 केबी बराबर 1024 बिट्स। ये 1024 बिट्स ये गलत हो जाएगा। ये भी इसमें देखिए बिट्स की जगह क्या आ जाएगा, बाइट्स आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, बाइट्स, ठीक है। और 1 MB बराबर 1024 किलोबाइट्स। ये कथन दोस्तों इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों यहाँ पर सिर्फ एक ही सही है, डी नंबर वाला, सिर्फ एक ही सही है, डी नंबर वाला, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों अपन राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए, पीएम सूर्यघर निशुल्क बिजली योजना के तहत प्रदेश में कितने घरों पर रूफटॉप सोलर लगे हैं, कितने घरों पर रूफटॉप सोलर लगे हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों 15,085 घरों पर रूफटॉप सोलर है वो लगे हैं। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। और इसमें दोस्तों 78,000 रुपए का अनुदान भी दिया जाता है और 300 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली भी दी जाती है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, यहाँ पे 62 नंबर का प्रश्न है, नवंबर 2024 में किस वायरस के कारण सांबर झील में पक्षियों की मौत हो गई। नवंबर 2024 में किस वायरस के कारण सांबर झील में पक्षियों की मौत हो गई थी। तो दोस्तों वो वायरस था कौन सा, तो वो है बोटुलिज्म वायरस, बोटुलिज्म वायरस। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें पक्षियों को लकवा मार जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही। 63 नंबर प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं को निजी केंद्रों पर निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है। राजस्थान सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं को निजी केंद्रों पर निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ वाउचर योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ वाउचर योजना। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 64 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में किस जिले में मानस अभियान का संचालित किया गया है। बताइए, किस जिले में मानस अभियान का संचालित किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों हनुमानगढ़ में। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हनुमानगढ़ जिले में नशा मुक्ति के लिए मानस अभियान है वो चलाया गया है, सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, राजस्थान सरकार किस शहर को हाईटेक सिटी के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। राजस्थान सरकार किस शहर को हाईटेक सिटी के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जयपुर। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जयपुर। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब अपन करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न पढ़ेंगे भाग 8 के अंदर। और ये जो करंट अफेयर के जो प्रश्न है ये दोस्तों भारत और विश्व के करंट अफेयर के प्रश्न है वो होंगे, ठीक है। परीक्षा में भी ऐसे ही पूछे जाएंगे। देखिए, 66 नंबर का प्रश्न है, 30 अक्टूबर को किस स्थान पर दीपोत्सव 2024 कार्यक्रम में 25 लाख दिए जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अयोध्या में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर अयोध्या में। नेक्स्ट आगे देखिए, हाल ही में किस स्थान पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा देश का वल्लभ और मेजर रोलिंगनाओ बॉब खातिंग वीरता संग्रहालय का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों ये किया गया है किसके द्वारा, उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो दोस्तों ये किया गया अरुणाचल प्रदेश में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 68 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत में वर्तमान में भारत में कितनी अक्षय ऊर्जा क्षमता प्राप्त कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वर्तमान में भारत ने कितनी अक्षय ऊर्जा क्षमता प्राप्त कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें कितनी, तो वो है 201.45 गीगावाट। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, हाल ही में किस व्यक्ति ने रक्षा सचिव का पदभार ग्रहण किया। बताइए, रक्षा सचिव का पदभार ग्रहण है वो किसने किया। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये ग्रहण किया दोस्तों किसने, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है श्री राजेश कुमार सिंह। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रक्षा सचिव का पदभार ग्रहण किया इन्होंने। आगे देखिए, हाल ही में
भारतीय अर्थशास्त्री और आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? बताइए दोस्तों। हाल ही में भारतीय अर्थशास्त्री और आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, उनका नाम है दोस्तों डॉक्टर विवेक देबरॉय। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, इनका हाल ही में निधन हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे अपन हिंदी व्याकरण से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। 71 नंबर प्रश्न देखिए, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों अधिकार मिलने पर अपने ही लोगों को फायदा देना, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें विशेष तौर पर याद रखना है। ठीक है, राजनेता ऐसे ही तो करते हैं कि अधिकार मिलने पर दोस्तों अपने ही लोगों को नौकरी है वो लगवा देते हैं। कमेंट में बताना ऐसा किसने किया है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 72 नंबर का प्रश्न है। देखिए जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाक्यांश में सर्वनाम है, बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि दोस्तों ये संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है दोस्तों। ये यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से यह प्रत्यय से बना शब्द है। निम्नलिखित में से यह प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? तो दोस्तों देखिए, सूर प्लस यह शौर्य, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें यह प्रत्यय से बना शब्द है दोस्तों, ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से हंस का पर्यायवाची नहीं है। हंस का पर्यायवाची नहीं है, तो दोस्तों हंस का पर्यायवाची है वो दोस्तों नहीं है, पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर सूर्य, सूर्य है, हंस का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। हंस का पर्यायवाची है वो सूर्य है, आत्मा है और राजहंस है। लेकिन यहाँ पे द्विरेफ, द्विरेफ है, ये दोस्तों भौरा का पर्यायवाची है, भौरा का। ठीक है, यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मानव का विलोम क्या हो जाएगा? मानव का विलोम क्या हो जाएगा? दानव हो जाएगा दोस्तों, राक्षस मत कर देना, दानव। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, ऊहापोह शब्द का संधि विच्छेद है। ऊहापोह शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों? ऊह प्लस अपोह, ऊह प्लस अपोह, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दोस्तों दर्शन दुर्लभ होना, दर्शन दुर्लभ होना। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, आपका पत्र मिला रेखांकित पद है। आपका पत्र मिला रेखांकित पद है। अब इसमें दोस्तों रेखांकित है वो आपको क्या करना है? आपका पत्र मिला, इसमें रेखांकित दोस्तों, इसमें देखिए आप रेखांकित है वो इसमें ये कर लीजिए, आपका, आपका है वो क्या है दोस्तों? रेखांकित है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये आपका है, ये क्या है? तो ये सार्वनामिक विशेषण है दोस्तों। क्या है? सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 79 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है दोस्तों? यहाँ पर आप देख सकते हैं इंद्र का पर्यायवाची, दोस्तों इंद्र का पर्यायवाची है वो सुरपति है, पुरंदर है, वासव है, लेकिन पिनाकी, पिनाकी है, ये इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 80 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो दोस्तों निरपराध, निरपराध है ये दोस्तों अशुद्ध शब्द है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। निरापराध नहीं होता, निरपराध होता है, र आएगा दोस्तों इसमें। ठीक है, ये रा नहीं आएगा, तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, 81 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है दोस्तों? अशुद्ध शब्द इसमें देखिए अनाधिकृत, अनाधिकृत है वो दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। अनाधिकृत है वो दोस्तों इसमें गलत दे रखा है, तो यहाँ पे अन प्लस अधिकृत होता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अशुद्ध शब्द है। ठीक है, यही है,
तो यहाँ पे अनधिकृत हो जाएगा दोस्तों, ना नहीं आएगा इसमें, ना आएगा। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 82 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। ठीक है, शुद्ध वाक्य कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें रावण की वध राम ने की, रावण रावण की, देखिए की दे रखा है, गलत हो जाएगा। रावण का वध राम ने किया। सब लोग अपनी रजाई लेकर सो गए, सब लोग नहीं, सभी लोग रजाई में सो गए। ठीक है, ये भी कथन गलत हो जाएगा। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, तो दोस्तों उसके प्राण पखेरु उड़ गए, ये वाला भी दोस्तों इसमें गलत है। ठीक है, और दोस्तों पेड़ पर कोयल कूक रही है, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सदैव में कौन सी संधि है? सदैव में कौन सी संधि है? तो दोस्तों सदा प्लस एव, इसमें वृद्धि संधि की वृद्धि संधि का प्रयोग हुआ है दोस्तों। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। इसमें देखिए एक मात्रा और लगानी है आपको। ठीक है, सदैव में ये शब्द होगा इसमें। सदैव में कौन सी संधि है? तो दोस्तों वृद्धि संधि है। आगे देखिए यहाँ पे निरीक्षक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निरीक्षक शब्द में कौन सा उपसर्ग है बताइए। तो दोस्तों इसमें निर उपसर्ग जुड़ा हुआ है। ठीक है, निर उपसर्ग। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से वियोज्य शब्द का विलोम शब्द होगा। वियोज्य शब्द का विलोम है वो क्या होगा? वियोज्य शब्द का विलोम हो जाएगा अवियोज्य। क्या हो जाएगा? अवियोज्य। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 86 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द हो जाएगा दोस्तों इसमें कौन सा? आदित्य। क्या हो जाएगा? आदित्य। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आदित्य। आगे देखिए 87 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें एक ही वाक्य शुद्ध है और वो है मैं उनसे मिलकर प्रसन्न हुआ। ठीक है, ये कथन दोस्तों इसमें शुद्ध है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे बचपन व यौवन के मध्य की उम्र वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द होगा। बचपन व यौवन के मध्य की उम्र वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द होगा। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पे कौन सी संधि? दोस्तों इसमें वय संधि है। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, वय संधि। ठीक है, वय संधि ये वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है दोस्तों। बचपन व यौवन के मध्य की उम्र को वय संधि कहते हैं। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ठीक है, सूची फर्स्ट में हिंदी के वर्ड दे रखे हैं और सूची सेकंड में अंग्रेजी के वर्ड दे रखे हैं। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों खंड, खंड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दोस्तों क्लोज, क्लोज बोलते हैं। ठीक है, और संहिता को दोस्तों, संहिता को बोलते हैं कोड। क्या बोलते हैं? कोड। और अभियुक्त को क्या बोलते हैं? अभियुक्त को बोलते हैं एप्लीकेंट। ठीक है, एप्लिएंट, अप्लिएंट बोलते हैं अभियुक्त। और अपीलकर्ता को, सॉरी देखिए, अभियुक्त को एक्यूज बोलते हैं। ठीक है, अभियुक्त को एक्यूज्ड और अपीलकर्ता को बोलते हैं दोस्तों अप्लिएंट। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें दोस्तों 2 3 4 1, 2 3 4 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे कौन से ऑप्शन में है? 2 3 4 1, यानी कि एक नंबर का ऑप्शन है वो अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए सभी सरकारी पत्र लिखे जाते हैं, किस में लिखे जाते हैं सभी सरकारी पत्र? तो दोस्तों ये अन्य पुरुष में लिखे जाते हैं ये सभी सरकारी पत्र। यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों अपन भाग 10 के अंदर इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए चूज द करेक्ट टेंस टू फिल इन द ब्लैंक। करेक्ट टेंस है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर भरना है। ठीक है, देखिए सी टू द मार्केट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। ठीक है, सी टू द मार्केट व्हेन आई स्टार्टेड रेनिंग। तो दोस्तों यानी कि वह मार्केट गई तब बरसात स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा? खालिस्तान में टेंस का प्रयोग करना है दोस्तों। इसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हो जाएगा, हुआ है क्योंकि गई थी। ठीक है, तो गई थी का मतलब क्या हो जाएगा? वाज गोइंग। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेंस।
इसमें भी खालिस्तान बनना है। देखिए, इफ आई रिच आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। दोस्तों, इफ आई रिच आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसमें वुड ट्रेवल, ठीक है, वुड ट्रेवल का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर इसके स्थान पर दोस्तों खालिस्तान में आई वर का प्रयोग होगा। इफ आई वर रिच आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे चेंज इनटू पैसिव वॉइस, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो यहाँ पर देखिए सी राइट्स ए लेटर, सी राइट्स ए लेटर, ठीक है। तो दोस्तों ये प्रेजेंट सिंपल है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर पैसिव वॉइस इसका बनाना है, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा दोस्तों ए लेटर इज रिटन बाय हर, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 94 नंबर का प्रश्न है, आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्टिव वॉइस, आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्टिव वॉइस, तो दोस्तों इसमें देखिए द रूम वाज क्लीन्ड बाय द मेड, द रूम वाज क्लीन्ड बाय द मेड, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों इसमें कौन सा? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एक्टिव वॉइस करना है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों बनेगा द मेड क्लीन्ड द रूम, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में अपने को क्या करना है? चेंज करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए सी सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट, सी सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट, ठीक है। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगा दोस्तों? इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा सी सेड दैट शी वाज गोइंग टू द मार्केट, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच, करेक्ट डायरेक्ट स्पीच, इसमें देखिए ही टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प मी, तो दोस्तों इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ही सेड टू मी आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 97 नंबर का प्रश्न है, चेंज टू नेगेटिव, सी इज वेरी इंटेलिजेंट, सी इज वेरी इंटेलिजेंट, चेंज टू नेगेटिव, दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इजंट वेरी इंटेलिजेंट, सी इजंट वेरी इंटेलिजेंट, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 98 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए ट्रांसफॉर्म टू इंट्रोगेटिव, दे विल अटेंड द मीटिंग, ट्रांसफॉर्म टू इंट्रोगेटिव, दे विल अटेंड द मीटिंग, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें विल दे अटेंड द मीटिंग, विल दे अटेंड द मीटिंग, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 99 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए फाइंड द एरर, फाइंड द एरर, इसमें देखिए शी डोंट लाइक टू ट्रेवल अलोन, शी डोंट लाइक टू ट्रेवल अलोन, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शी डोंट लाइक टू ट्रेवल अलोन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें देखिए एरर कौन सा है? तो दोस्तों इसमें एरर आएगा इसमें डोंट, डोंट है वो क्या है? इसमें एरर आएगा, ठीक है। तो इसमें डोंट की जगह क्या आएगा? डजंट का प्रयोग होगा दोस्तों, ठीक है। सी डजंट लाइक टू ट्रेवल अलोन, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें देखिए थर्ड पर्सन की बात हो रही थी इसमें, तो यहाँ पर डोंट की जगह डजंट आएगा, यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल, आर्टिकल अपने को भरना है। इसमें देखिए सी इज होनेस्ट वुमेन, सी इज होनेस्ट वुमेन, तो दोस्तों इसमें एन होनेस्ट वुमेन का प्रयोग होगा, एन आएगा, ठीक है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 101 नंबर प्रश्न है चूज द करेक्ट डिटरमिनर्स, दोस्तों अपने को डिटरमिनर का प्रयोग करना है खालिस्तान में, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स पास्ड द एग्जाम, स्टूडेंट पास्ड द एग्जाम, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैनी स्टूडेंट्स, मैनी आएगा इसमें, बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस, चूज द करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंस, दोस्तों इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें वो हो जाएगा सी सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट, यानी कि ये कथन दोस्तों बिल्कुल सही है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। पंक्चुएटेड मतलब कि जिसके अंदर मात्रा वगैरह है वो बिल्कुल सही लगी हुई हो, ठीक है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे
फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन अपने को भरना है। देखिए सी इज फॉन्ड रीडिंग नॉवेल्स, दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, इसमें देखिए फॉन्ड ऑफ का प्रयोग होता है दोस्तों, इसमें फॉन्ड ऑफ का, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, देखिए वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 105 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए व्हाट इज द इंग्लिश टर्म फॉर द हिंदी वर्ड, इसमें देखिए लेखा परीक्षा, लेखा परीक्षा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेखा परीक्षा को इंग्लिश में दोस्तों क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सप्लेनेशन, देखिए एक्सप्लेनेशन, देखिए लेखा परीक्षा, ऑडिट, एवोल्यूशन, रिव्यू, इन्फेक्शन, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑडिट, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑडिट, ऑडिट को कहते हैं दोस्तों लेखा परीक्षा, तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों अपन भाग 11 के अंदर गणित के 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें देखिए दोस्तों 106 नंबर का प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे क्रमशः 12, 15 और 16 से विभक्त करने पर क्रमशः 7, 10 और 11 शेष बचे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे दोस्तों, 12, 15 और 16 का दोस्तों अपन एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों 2 का भाग गया तो इसमें कितना बचा, 6, ये तो दोस्तों ऐसे 15 का 15 ही रहेगा और ये 8 का, ठीक है। फिर दोस्तों वापस 2 का गया तो ये 3 और फिर ये 15 का 15 रहेगा और ये 4 रहेगा, ठीक है। अब दोस्तों 3 का भाग दिया तो देखिए ये किस में जा रहा है, इसमें ये 1 बार गया, ये 5 बार गया और ये 4 बार, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर 1, 5 और 4 ये बचा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4, तो दोस्तों यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60 है और 60 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 240, ये 240 तो क्या आ जाएगा दोस्तों, ये एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा एलसीएम। अब दोस्तों यहाँ पे जो संख्याएं दे रखी है इसमें से देखिए विभक्त करने पर क्रमशः 7, 10 और 11 शेष बचे, तो 12 में से 7 गए तो कितने बचे, 5 बचे, 15 में से 10 गए तो भी 5 बचे और 16 में से 11 गए तो भी कितने बचे, 5 बचे, ठीक है। तो दोस्तों सीधा सा है 240 में से आपको क्या करना है, 5 माइनस करना है, कितना आ जाएगा 235, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे कक्षा में 12 छात्रों का औसत अंक 36 है, तो अपने को सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, 12 इंटू 36 कर लीजिए, 12 इंटू 36 करोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा 432, ये पहली लाइन कंप्लीट हो गई। दूसरी देखिए, यदि प्रत्येक छात्र के अंकों को 2 गुना कर दिया जाए तो नया औसत बताइए, प्रत्येक छात्रों के अंकों को औसत डबल कर दिया जाए, यानी कि दोस्तों छात्र तो कितने ही है 12, छात्र तो कितने हैं दोस्तों 12। अब दोस्तों इसमें क्या दे रखा है कि औसत डबल कर दिया जाए, तो सीधा सा है भाई इंटू 72 कर दीजिए, ठीक है, कितना हो जाएगा 432 का डबल कर दीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों 864, ठीक है, और कितना हो जाएगा 864 और 864 में दोस्तों आप 12 का भाग दे लीजिए, ठीक है। तो सीधा सा है भाई 36 औसत अंक है तो इसका डबल है वो नया औसत हो जाएगा, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। और वैसे 864 में 12 का भाग दोगे तो भी बेहतर ही आएगा। आगे देखिए, किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है, यानी कि कोई 100 रुपए की वस्तु है उसको 110 रुपए में बेचा जाता है, यदि इसे दुगने दाम पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, भाई दुगने दाम पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत, यानी कि कोई 100 रुपए की वस्तु है और उसको 200 रुपए, सॉरी कोई 100 रुपए की वस्तु है, ठीक है, उसका 10% लाभ पर बेचा गया 110 में, ठीक है, और दोगुने मूल्य में उसको बेचा जाए, यानी कि 110 में जब वो बेच रहा है, अब उसको दोस्तों क्या करना है 220 रुपए में बेचना है, ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, लाभ प्रतिशत दोस्तों 120% होगा। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए 109 नंबर का प्रश्न है, एक विक्रेता ने 2400 रुपए में 40 दर्जन फल खरीदे। 2400 रुपए में 40 दर्जन फल खरीदे, इनमें से 30 फल सड़ गए। ठीक है, 40 दर्जन यानी कि सबसे पहले 40 को 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों? 480 फल हो जाएंगे। ठीक है, तो 480 फलों का विक्रय मूल्य कितना है? 2400 रुपए, सॉरी क्रय मूल्य। ठीक है, तो अब दोस्तों अपने को क्या करना है कि इनमें से 30 फल है वो सड़ गए, 30 फल है वो क्या हो गए दोस्तों? सड़ गए और उन्हें फेंक दिया गया। शेष फलों को प्रति दर्जन किस दर से बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। ठीक है, अब दोस्तों इसमें देखिए अपने पास टोटल 40 इंटू 12 यानी कि फल कितने थे? 480 थे। कितने थे दोस्तों? 480। अब 480 में से 30 सड़ गए तो अपने पास कितने बचे? 450 बचे। कितने? 450 फल बचे। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे 450 फलों का विक्रय मूल्य है वो अपने को 25% लाभ पर निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों सीधा सा है, अपने पास टोटल अभी वर्तमान में कितने रुपए हैं? तो दोस्तों 2400 रुपए में अपन ने खरीदे थे, 2400 का अपने को क्या करना है? 25% लाभ निकालना है। तो दोस्तों 125 बटे 100 कर लीजिए। तो इसमें दोस्तों देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 24 इंटू 125 करोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 3000। कितना आ जाएगा? 3000। ये 3000 दोस्तों आ गया क्या अपना? इसमें 450 फलों का विक्रय मूल्य आ गया 25% लाभ के अनुसार। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा है कि शेष फलों को प्रति दर्जन किस दर से बेचा जाए? किस दर से बेचा जाए? तो दोस्तों सीधा सा है, यहाँ पे 3000 बटे 450 इंटू दर्जन कितना है? 12। एक दर्जन में कितने होते हैं? 12। बस काट लीजिए इसको। ये इस जीरो से ये इस जीरो कट गए, 3 से ये 15 बार कट गया, 3 से ये 4 बार कट गया। ठीक है, और 15 दूनी 30, ये 20 बार कट गया। और दोस्तों 4 में सर 20 में आप 20 इंटू 4 करोगे तो कितना आ जाएगा? 80। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 80 रुपए। ठीक है, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 70 का 40% कितना होगा? सीधा सा है भाई, 70 इंटू 40 बटे 100। जीरो से जीरो कट गया, 7 का 28। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ऐसे प्रश्न परीक्षा में आएंगे दोस्तों। 111 नंबर प्रश्न है, एक गांव में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। 3:2 है। यदि 30% लड़के और 30% लड़के और 70% लड़कियां किसी परीक्षा में बैठ जाए तो परीक्षा में बैठने वाले और न बैठने वाले गांव वासियों की संख्या का अनुपात क्या होगा? भाई सीधा सा है, एक गांव में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यानी कि दोस्तों सीधा सा मैं आपको बोल सकता हूँ कि यहाँ पे 300 और 200 है। ठीक है, या 30 और 20 कुछ भी लिख सकते हैं। यदि 30% लड़के यानी कि 300 का 30% कितना हो जाएगा? 90। ठीक है, और 70% लड़कियां तो 7 दूनी 24, सॉरी 7 दूनी 14, तो यहाँ पे 140। ठीक है, तो उसी परीक्षा में बैठने वाले और न बैठने वाले ग्रामवासियों की संख्या का अनुपात क्या होगा? बैठने वाले और न बैठने वाले, तो यहाँ पे बैठने वाले कितने हो जाएंगे दोस्तों? देखिए जीरो से जीरो कट दीजिए, यहाँ पे 30 और 20 ही कर लीजिए। ठीक है, तो 9 और 14 कितने होते हैं दोस्तों? ये होते हैं 23। कितने होते हैं? 23। ठीक है, अब दोस्तों 30 में से 9 तो परीक्षा में बैठ गए तो पीछे कितने बचे? 21। और 20 में से 14 परीक्षा में बैठ गए तो पीछे कितने बचे? 7। सॉरी 20 में से 14 परीक्षा में बैठ गए तो 6, तो 21 प्लस 6 कितने हो जाएंगे? 27। तो यहाँ पे 23:27 है, वो क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आप कुछ भी मान सकते हैं, 300 200 भी मान सकते हैं आप, यहाँ पे 30-20 भी मान लीजिए। ठीक है, 30-20 भी मान सकते हैं, 30-20 से थोड़ा छोटा रहेगा, सिंपल हो जाएगा। आगे देखिए, ये मूलधन 15,000 रुपए, दर 9% समय 3 वर्ष साधारण ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, 15,000 इंटू 9 इंटू
3/100, बस ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। 150 को 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर इंटू 3 कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका वैसे 150 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा? 450, और 450 आ गया तो 450 को 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो अपना राइट आंसर कितना हो जाएगा? वो है 4050। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 113 नंबर प्रश्न है, 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 240 रुपए है। यदि दर 10% दे रखी है तो मूलधन है वो अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है वो दोस्तों 240 रुपए है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो 2 साल का जो साधारण ब्याज है भाई, 1 साल का तो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज सेम रहेगा। ठीक है, दूसरी साल में दोस्तों वो साधारण ब्याज है वो चक्रवर्ती ब्याज में जुड़ जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 24,000। आप करके देख लीजिए। ठीक है, 10% दे रखा है तो मूलधन 24,000 आपको मूलधन मानना है। ऑप्शन उठा के करिए, बेटर रहेगा। राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, कोई धन ए बी सी में क्रमशः 6:9:16 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि ए और बी दोनों के कुल शेयर सी से 120 रुपए कम है तो इनमें बी के कितने शेयर है? बी के कितने शेयर हैं? दोस्तों यहाँ पर देखिए ए और बी का अनुपात कितना है? 6 और 9 है, तो 6 और 9 कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ए और बी दोनों के कुल शेयर सी से 120 रुपए कम है, यानी कि सी का कितना है? 16। ठीक है, यानी कि अंतर कितने का हो गया? एक बराबर कितना हो गया दोस्तों? 120। एक बराबर कितना हो गया? 120 है। अब दोस्तों 120 को 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 12 छिके 72, यानी कि 720, और 12 नवे दोस्तों 108। ठीक है, तो ये 108 और 720 ये रुपए है। ठीक है, अब इसमें पूछा क्या है? बी का शेयर कितना है? बी का शेयर 108 रुपए। ठीक है, सॉरी 108 नहीं, 1080। कितना हो जाएगा? 1080। तो यहाँ पर 1080 कौन से ऑप्शन में? यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए XYZ कंपनी ने अपने लाभ या हानि को अपने साझेदारी XYZ में क्रमशः 1/3, 1/2 और 1/6 के अनुपात में बांटती है। यदि जेड को उसके हिस्से के रूप में 1,76,802 रुपए प्राप्त होते हैं तो वाई द्वारा प्राप्त राशि है वो ज्ञात कीजिए। तो वाई द्वारा प्राप्त है राशि वो अपने को क्या करनी है? ज्ञात करनी है। दोस्तों सीधा सा है, यहाँ पर 1/3, 1/2 और 1/6। ठीक है, अब दोस्तों इसमें देखिए 3 और 2 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों सीधा सा अपने को यहाँ पर क्या करना है भाई? इनका वही एलसीएम निकालना है। एचसीएफ कितना हो जाएगा दोस्तों? ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 में इसका भाग दिया, 6 में कितना? 2, और इसका 3 और इसका 1, तो 2 3 और 1 कितना हो जाएगा? 6। कितना हो जाएगा? 6। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए क्या करना है कि y द्वारा प्राप्त राशि है वो ज्ञात कीजिए। तो y का अनुपात कितना है दोस्तों? y का अनुपात है इसमें 3। y का अनुपात कितना आ गया दोस्तों? 3 आ गया। तो सीधा सा है 1,76,802, 1,76,802 बटे 1 इंटू 3 कर लीजिए, राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। कितना? 5,30,406। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 116 नंबर का प्रश्न है, ए किसी काम को 10 दिन में और बी 15 दिन में काम करता है। दोनों मिलकर काम करते हैं। देखिए ए किसी काम को 10 दिन में और बी 15 दिन में करता है। दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं और 3 दिन बाद बी छोड़कर चला जाता है। अब ए कितने दिन में उस काम को पूरा करेगा? ए है वो कितने दिनों में उस काम को पूरा करेगा? ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए आपको क्या करना है कि ए है वो 10 दिन काम कर रहा है,
ए है वो दोस्तों 10 दिन काम कर रहा है, बी है वो दोस्तों 15 दिन में काम करता है, बी है वो 15 दिन में काम करता है। वही बताइए कितना आएगा इन दोनों का? इन दोनों का दोस्तों 30, यानी कि 30 में दोनों का भाग जाएगा, तो यहाँ पर 30 है, और ये दोस्तों 3 दिन में है वो काम छोड़कर चला जाता है, और 3 दिन बाद भी है वो काम छोड़कर चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ए कितने दिन में उस काम को कंप्लीट करेगा वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पे ए प्लस बी इंटू 3 प्लस ए प्लस टी बराबर इसमें 30 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 दिन, उसको 5 दिन में पूरा करेगा दोस्तों। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सॉरी इसमें हाँ 5 दिन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 117 नंबर प्रश्न है, एक व्यक्ति किसी पहाड़ी पर 5 किलोमीटर की चाल से चढ़ाई करता है तथा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उतरता है। यदि यात्रा के दौरान उसे कुल 1/6 से ही 1/2 घंटे लगते हैं तो पहाड़ी की ऊंचाई है वो बताइए। तो पहाड़ी की ऊंचाई है वो अपने को यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए जब प्रश्न में दूरी समान हो और समय का योग है वो दे रखा हो, तो दोस्तों दूरी बराबर चालों का गुणनफल इंटू समय घंटे में बटे चालों का योग। तो दोस्तों यहाँ पे चालों का गुणनफल कितना हो जाएगा दोस्तों 5 × 8 बटे वही इन दोनों का योग हो जाएगा। तो 5 + 8 कितने होते हैं? तो दोस्तों 13 इंटू इंटू समयांतर घंटे में, तो 6 से ही 1/2 है, तो 6 से ही 1/2 को अपन क्या लिख सकते हैं? 6 दूनी 12, 1 13, 13/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 13/2 बस यही करना है। ठीक है दोस्तों, इसको आप काटोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों 20 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 118 नंबर का प्रश्न है, देखिए इसमें निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। ठीक है, इसमें देखिए तालिका में 6 अलग अलग वर्षों में 6 अलग अलग सब्जियों के उत्पादन की ग्राफ दर्शाया गया है। दोस्तों यहाँ पर 118 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए वर्ष 2012 में उत्पादित वर्ष 2010 में उत्पादित बीन्स की तुलना में कितने प्रतिशत कम है? वर्ष 2012 में उत्पादित टमाटर वर्ष 2010 में उत्पादित बीन्स की तुलना में कितने प्रतिशत कम है? दोस्तों यहाँ पे आपको सारणी है वो दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, 2012 में उत्पादित टमाटर, देखिए 2012 में उत्पादित टमाटर है वो, ये 2012 हो गया, तो इसमें टमाटर कितना है? 520। ठीक है, और वर्ष 2010 में उत्पादित बीन्स की तुलना, बीन्स देखिए वर्ष 2010 में बीन्स है 980, कितनी है? 980। तो दोस्तों यहाँ पर बीन्स की तुलना में कितने प्रतिशत कम है? तो दोस्तों 980 में से 520 गए तो दोस्तों कितने बचे? तो दोस्तों ये बचे कितने? 460। तो 460 है इंटू 100 बटे 980, बस इसको काट लीजिए, ये जीरो से ये जीरो कट गया। ठीक है, और दोस्तों ये 2 से कितनी बार कट गया? 23 बार, और ये कट गया दोस्तों 49 बार। ठीक है, तो यहाँ पर 23 × 100 यानी कि 2300 में दोस्तों आपको भाग देना है गुणनचास का, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 47% आएगा। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए वर्ष 2013, 10, 15, 11 और 14 में क्रमशः आलू, टमाटर, ब्रोकली, प्याज और बीन्स की औसत मात्रा की ग्राम में क्या है? भाई जोड़ लीजिए। ठीक है, इसमें देखिए 2013 में आलू है कितना? 480 प्लस 2010 में टमाटर, 2010 में टमाटर कितना है? 280, और 2015 के अंदर प्याज, 2015 के अंदर प्याज देखिए प्याज किधर है? ये रहा, 2015 में प्याज है 760 प्लस बीन्स 2014 में, 2014 में बीन्स है वो किधर है? देखिए बीन्स सेकंड लास्ट में
860, तो प्लस 860। तो यहाँ पे 1 2 3 और 4, ये 4 चीजें दे रखी है दोस्तों। सॉरी, ब्रोकली, आलू, टमाटर, प्याज। तो दोस्तों इसमें देखिए 480, 280, ये देखिए थोड़ा सा ये गलती हो गई इधर, यहाँ तक तो ठीक है, 280 तक तो 280। देखिए दोस्तों, अब इसमें 2013 में तो आलू है, 2013 में आलू, 2013 में आलू 480, 2010 में टमाटर है, 2010 में टमाटर 280, ठीक है। अब 2015 के अंदर ब्रोकली, 2015 के अंदर ब्रोकली, ब्रोकली 450, ठीक है, ब्रोकली 450 प्लस 2011 के अंदर प्याज, 2011 के अंदर प्याज, 2011 के अंदर प्याज 880, ठीक है। और बीन्स, बीन्स 2014 में, बीन्स 2014 में कितना है दोस्तों, 860, ठीक है। अब इनको सभी को प्लस करके, और किचन कितनी है दोस्तों, ये आलू, टमाटर, ब्रोकली, प्याज और बीन्स, तो ये 5 है। तो इन सभी का टोटल करके 5 का भाग दे दोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 590 केजी। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यदि 5 किग्रा आलू बेचने पर 45 रुपए का लाभ हो सकता है, ठीक है, तो उत्पादित आलू बेचने पर कुल अर्जित लाभ राशि क्या है। तो दोस्तों आलू की जो पैदावार है, ये देखिए 560, 640, 820, 480, 750 और 390, इन सभी को दोस्तों अपने को क्या करना है, टोटल करना है। इसका जो टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों 3640 केजी, ठीक है। कितने साल के हैं ये दोस्तों, देखिए 5 किग्रा आलू बेचने पर 45 रुपए का लाभ होता है, तो इसमें 5 का भाग देना है, 3640 में 5 का भाग देके और 45 से मल्टीप्लाई करना है, आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा 32,760 रुपए। इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, चतुर्थ श्रेणी मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है, और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें, और आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।